Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain chapter 19, chapter named Reflection and Rotation of class 7 mathematics. So let's start the video from the definition of reflection. तो सबसे पहली बात हमको ये समझना है कि रिफ्लेक्शन क्या होगा और रोटेशन क्या होगा। तो पहले थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के बारे में क्लियर कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होगा। जैसे कि रिफ्लेक्शन का मतलब हो क्या गया, अ रिफ्लेक्शन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस ए लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स यहाँ पर रिफ्लेक्शन क्या है, एक तरीके से कह दीजिए कि किसी भी इमेज का फॉर्मेशन है वो एक फिक्स्ड लाइन के अक्रॉस। जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब हम लोग मिरर में किसी चीज़ को देखते हैं या ख़ुद को मिरर में देखते हैं, देखिए जैसे कि ये आपकी बुक में एक डायग्राम ऑलरेडी गिवन है। तो मिरर में क्या होता है, जब आप ध्यान दीजिएगा तो मिरर में आपकी एक इमेज का फॉर्मेशन होता है, एक इमेज आपकी दिख रही होती है या बन रही होती है, बट उस इमेज के कुछ कैरेक्टर जस्ट अपोजिट होते हैं, रिवर्स होते हैं। जैसे कभी आपने ध्यान दिया होगा जब आप लोग मॉर्निंग में ब्रश करते होंगे, तो सपोज़ आप राइट हैंडेड हैं, तो ब्रश करते वक्त जब आप अपने आप को मिरर में देखिएगा तो वो लेफ़्ट हैंडेड इमेज लगेगी। या आप कभी मिरर के सामने बैठ के कुछ लिखने की कोशिश करिए और जो आपने लिखा है उसी चीज़ को मिरर्स के अंदर से देख के पढ़ने की कोशिश करिए, तो वो आपको जस्ट अपोजिट दिखाई देगा। या कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग सेल्फी लेते हैं मिरर के सामने खड़े होके, तो उनके जिस हाथ में मोबाइल होता है वो मिरर के अंदर जो इमेज बन रही होती है उसमें जस्ट अपोजिट दिखाई देता है। तो मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है उस इमेज को रिफ्लेक्टेड इमेज बोला जाएगा या इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन जो है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जैसे लेफ़्ट टू राइट हो जाता है। जो चीज़ मिरर के पास होगी उसकी इमेज पहले बनेगी, जो चीज़ मिरर से दूर होगी उसकी इमेज बाद में बनेगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मिरर से रिलेटेड जो हैं वही सब हम लोगों को रिफ्लेक्शन में भी डिस्कस करना है। यहाँ देखिएगा आपकी बुक में कुछ डायग्राम और बने हुए हैं। जैसे यहाँ पर एक है, ये डॉटेड लाइन जो है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करे। मीन्स लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि मिरर को सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर मिरर रखा हुआ है। अब ये आपकी सपोज़ ये ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है। तो ध्यान दीजिएगा जो पार्ट मिरर के क्लोज है, जो पार्ट मिरर के करीब है, उसकी इमेज पहले बन रही है। जो पार्ट मिरर से दूर है उसकी इमेज मिरर से दूर हो रही है। मीन्स मिरर के पास ऑब्जेक्ट जो होगा उसकी इमेज पहले बनेगी, मिरर से दूर जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी मिरर उतनी दूर बनेगी। तो सबसे पास जो पॉइंट है उसकी इमेज सबसे पहले, और दूर वाले जो पॉइंट है उसकी इमेज और दूर बनती चली जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेफ़्ट एंड राइट का भी ध्यान हम लोगों को देना है। ठीक है, वो क्या है वो अभी हम समझ में आएगा बात जैसे जैसे आगे बढ़ेगी। सपोज़ ये एक ट्रायंगल है और ये आपका मिरर है ना। अच्छा, अब ध्यान दीजिए ये पॉइंट मिरर से सबसे पास में है और ये दोनों पॉइंट दूर हैं। तो जो पॉइंट सबसे पास है उसकी इमेज सबसे पहले बनेगी, जो पॉइंट दूर था उसकी इमेज उतनी ही दूर बनेगी ना। तो इस शेप और इस शेप में ध्यान दीजिएगा जस्ट फ्लिप हो गया, पलट गया बिल्कुल। जैसे मोबाइल में जब आप किसी फ़ोटो को देखिएगा तो उसमें एक ऑप्शन आता है फ्लिप करने का, उसको जस्ट पलट देने का। तो वही इमेज फॉर्मेशन में भी है, रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में भी क्या वही इमेज आपकी फ्लिप हो जाती है, पलट जाती है। 90 डिग्री पे भी, ये तो 180 डिग्री पे पलट रही है, बट मोबाइल में तो ऑप्शन बाकायदा होता है कि 90 डिग्री 180 डिग्री 270 एंड 360 डिग्री। तो मोबाइल का फ्लिप की प्रोसेस अलग है, बट यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस है वो 180 डिग्री पे फ्लिप हो जा रही है। अच्छा, तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने रिफ्लेक्शन की वैल्यू को दिया है कि कैसे कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसी तरीके से कुछ और छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये वो भी समझ लेते हैं। सपोज़ ये हमारे पास एक लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। मीन्स बिल्कुल उसी तरीके से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन को सपोज करिए आप जैसे कि कोई मिरर बीच में रखा हो। अब अगर यहाँ पर मिरर रखा हुआ है और यहाँ पर 3 डॉट हैं, फर्स्ट डॉट, सेकेंड डॉट एंड ये थर्ड डॉट। तो जाहिर सी बात इन डॉट की इमेज जस्ट अपोजिट साइड बनेगी ना रिफ्लेक्शन की वजह से।
तो जो डॉट सबसे पहले होगा और जितनी दूरी पर होगा उसकी इमेज उतनी ही पहले बन जाएगी। जो डॉट दूर है उसकी इमेज और दूर बनेगी, जो डॉट सबसे ज़्यादा दूर है उसकी इमेज सबसे ज़्यादा दूर बनेगी। तो ये प्रोसेस होती है कि जिस तरीके से आपके डॉट जितने डिस्टेंस पर होंगे आपकी इमेज उतनी ही दूरी पर बनती चली जाएगी। अब देखिए, सपोज़ ये डॉट आपका यहाँ पर था तो इसकी इमेज सपोज़ कर लें यहाँ पर बनेगी। इसी तरीके से यहाँ वाले डॉट की इमेज यहाँ पर बन रही होगी कहीं, और इस डॉट की इमेज यहाँ पर बन रही होगी। तो ये इनका फॉर्मेशन ऑफ रिफ्लेक्शन है या फॉर्मेशन ऑफ इमेज है। अच्छा, ये ऐसे सपोज कर लें ये एक लाइन होती ना, तो इसकी इमेज कैसे बनती, इस तरीके से बनती। अब ये आपको समझना है कि ऐसा नहीं कि लाइन ऐसी है तो इमेज ऐसे बनेगी, बिल्कुल ऐसा नहीं। जाहिर सी बात, लाइन के भी 2 एंड पॉइंट होंगे, तो इस पॉइंट को हम पहले यहाँ पर इंडिकेट करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर इंडिकेट करेंगे और दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये एक चीज़ आपको समझना है कि कोई भी पॉइंट मिरर से या लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से जितने पास होगा उसकी इमेज उतनी पास बनेगी, और पॉइंट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से जितना दूर होगा उसकी इमेज उतनी दूर बनेगी। सपोज़ एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो इस पॉइंट की इमेज क्या होती, इधर बनती या इधर बनती। तो जाहिर सी बात, पॉइंट जितना पास आया उसकी इमेज और पास आ गई ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे होता तो उसकी इमेज ऐसे बन रही होती ना। सपोज़ एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर होता तो इसकी इमेज इतनी ही दूरी पर यहाँ पर बन रही होती, ऐसे ही होता ना। अब क्या होता, अगर ये लाइन ज्वाइन होती तो ये लाइन आपकी इससे ज्वाइन हो जाती, ठीक। इसी तरीके से ये लाइन ऐसे बनती तो इसकी इमेज इस तरीके से बनती। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल फ्लिप हो गया, पलट गया। तो अब आपको ये समझना है कि हमको इमेज कैसे बनाना है, रिफ्लेक्टेड इमेज कैसे बनानी है, रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी वो कैसे बनानी है। तो आपको सिर्फ क्या सर्च करना है, जो वर्टेक्स होते हैं, कॉर्नर होते हैं, यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर, हर कॉर्नर की पोजीशन को आप इंडिकेट कर दो। जैसे ये फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पे इंडिकेट कर दिया, सेकंड पॉइंट दूर रहता है तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर इंडिकेट कर दिया, थर्ड पॉइंट की डिस्टेंस इसके जितनी थी उतनी दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया, और ये वाला पॉइंट जितने गैप पर था, इस लाइन से जितने गैप पर था उतनी गैप पर इधर वो पॉइंट इंडिकेट कर दीजिए। आप स्केल से मेज़र कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ ग्राफ पेपर हो या उस तरीके की कोई शीट हो जिसमें एग्जैक्ट डिस्टेंस लोकेट हो जाए तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक तरह से इमेज की रिफ्लेक्शन हो गया। सपोज ये गिवन इमेज है तो ये इसका इमेज, ये गिवन ऑब्जेक्ट है तो ये इसकी इमेज फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कुछ और छोटे छोटे टर्म हैं, आइए पहले वो समझ लेते हैं। आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है। अब देखिएगा, ये आपकी बुक में दिया गया है, रिफ्लेक्शन इज ए ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस ए लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन इज ए ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब उसका फॉर्म दूसरे रूप में बदल जाना। A reflection is a transformation across a line of reflection such that the line of reflection is the perpendicular bisector of each segment joining each point and its image. The image, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, the image is of the same size but in the reflection of the original shape. अब इन्होंने कहा है कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है बिल्कुल सेम साइज़ की होगी, बट वो रोटेशन उसका थोड़ा सा हो जाएगा। अभी रोटेशन हम लोगों को अगले टॉपिक में पढ़ना है। रोटेशन का मतलब बस अभी आप ये समझ लीजिए, जैसे कि लेफ़्ट टू राइट होता है, लगता है ना कि जब आप अपने आप को देखिए मिरर में तो जो आपका लेफ़्ट हैंड होगा वो आपको राइट लगने लगेगा, जो राइट हैंड होगा वो लेफ़्ट लगने लगेगा। तो इस तरीके का जो चेंज आ जाता है वो रिफ्लेक्शन में होता है। उसी को इन्होंने बोला है कि रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिनल शेप, मीन्स उसके ऑर्डर में चेंज हो जाता है बट शेप बिल्कुल एक जैसा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा इस फिगर में क्या इन्होंने बताया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर x1 y1 इज़ द इमेज ऑफ xy। सपोज ये लाइन थी xy, सिर्फ ये लाइन, ये सब तो बनाया उन्होंने इस xy लाइन को, और ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, एज ए m इंडिकेट किया क्योंकि आप इसको सपोज कर सकते हैं कि ये मिरर लाइन है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से लेकर जो डिस्टेंस इसकी थी उतनी ही डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहाँ पर मार्क कर दिया y1। सपोज ये 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया। अगर ये भी 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर मार्क कर दिया। तो जो ये लाइन थी xy, इसी की इमेज क्या मिल रही है आपको,
x1 y1 मिल रही है। क्लियर? अच्छा, इमेज आर एज फॉर बिहाइंड द मिरर लाइन एज द ऑब्जेक्ट आर इन फ्रंट। अब इन्होंने कहा है कि मिरर के सामने जो भी ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर उसका आपको इमेज फॉर्म्ड होती है। जैसे सपोज कर लीजिए ये आपका मिरर है ना, घर में आप हैं, ड्रेसिंग टेबल वगैरह कुछ है या कहीं इस तरीके का मिरर है कि आप और आपके कोई और भाई बहन साथ में एक दूसरे के आगे पीछे करके पोजीशन पे खड़े होते हैं। सपोज़ कर लीजिए ये आपका कोई छोटा भाई बहन है, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना, आप उसके पीछे यहाँ पे खड़े हैं, ठीक। तो जाहिर सी बात, जब आप लोग अपने आप को मिरर में देखिएगा तो जो आपका छोटा भाई बहन होगा उसकी इमेज पहले बनेगी आगे की तरफ, क्योंकि वो पास में था। आप मिरर से ज़्यादा दूर पे थे तो आपकी इमेज बाद में बनेगी, यानी कि उसके पीछे। ऐसा नहीं है कि इसकी इमेज बाद में बने और आपकी इमेज पहले बने, ये नहीं होगा। जो जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में इमेज बनेगी, बट उनकी वो रोटेशन हो जाएगा, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट लगने लगेगा, बट डिस्टेंस उतनी ही होगी। जितनी डिस्टेंस इसकी है मिरर से उतनी डिस्टेंस इसकी इमेज की होगी। ये डिस्टेंस जितनी है उतनी ही डिस्टेंस आपकी ये होगी। तो भाई इन्होंने बोला है कि जो भी पॉइंट मिरर से जितनी दूरी पर होगा उसकी इमेज उतनी ही डिस्टेंस पर बन रही होगी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे समझ लेते हैं। अ वर्टिकल रिफ्लेक्शन इज अ रिफ्लेक्शन इन विच अ प्लेन फिगर फ्लिप ओवर वर्टिकली। अ वर्टिकल रिफ्लेक्शन हैज़ ए हॉरिजेंटल एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसका क्या मतलब हुआ, पहले इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे दो तरीके के फिगर है, एक ये है और एक ये है। इस फिगर में देखिए जो मिरर लाइन है, मतलब लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, वो आपकी हॉरिजेंटल है, ठीक। और ऑब्जेक्ट अगर ये है तो इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है, अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो इसकी इमेज ये बन रही है। मीन्स अप एंड डाउन फ्लिप हो रहा है। ऊपर वाले की इमेज नीचे मानी जा सकती है और नीचे वाली की इमेज ऊपर मानी जा सकती है। तो फ्लिप कैसे हो रहा है? फ्लिप अप एंड डाउन। अच्छा, इस तरीके का अगर रिफ्लेक्शन है तो इसको बोला जाएगा वर्टिकल रिफ्लेक्शन। वर्टिकल मीन जस्ट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ये इस तरीके का अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये आपका वर्टिकल रिफ्लेक्शन कहलाता है। बट यहाँ पर लाइन कैसे? हॉरिजेंटल है, ध्यान दीजिएगा। मतलब मिरर जो है वो आपका एकदम ग्राउंड लेवल में होगा, तब वर्टिकल रिफ्लेक्शन होगा आपका, या अप एंड डाउन के अकॉर्डिंग वो फ्लिप होगा। अब सपोज कर लीजिए ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन है, जैसे मिरर है घर का, तो यहाँ की इमेज कहाँ पर बनेगी? इस डायरेक्शन में बनेगी। अब अप एंड डाउन नहीं होगी, क्योंकि अप एंड डाउन होने का मतलब ये था कि मिरर ऐसे होता तब इसकी इमेज ऊपर या ऊपर वाले की इमेज नीचे बनती। बट अगर मिरर सामने की तरफ है तो इसकी इमेज जस्ट अपोजिट साइड पे बनेगी। तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को बोला जाता है हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन। A horizontal reflection is a reflection in which plane figure flip over horizontally। अगर फिगर हॉरिजेंटली फ्लिप हो रहा है तो ये हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन कहलाएगा। एंड अगर ओरिजिनल फिगर वर्टिकली फ्लिप हो रहा है, फ्लिप मतलब पलट रहा है, तो वो फिगर आपका रिफ्लेक्शन आपका क्या कहलाएगा? वर्टिकल रिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो अब हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन या वर्टिकल रिफ्लेक्शन आपको समझना है। वर्टिकली फ्लिप होगा तो वर्टिकल रिफ्लेक्शन कहलाएगा, और हॉरिजेंटली फ्लिप होगा तो हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो जिस डायरेक्शन में फ्लिप हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको समझना होगा कि हमारा मिरर किस डायरेक्शन में है। क्लियर? तो ये तो कुछ बेसिक पॉइंट थे, हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन, वर्टिकल रिफ्लेक्शन, ये सब चीज़ें हम लोगों को एक्सरसाइज में यूज़ की जाएगी। अब आइए यहाँ थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो इस चैप्टर में है नहीं, डायग्राम बेस्ड होगा। चाहे हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करें या एग्जाम्पल से, बात एक ही है। एक्सरसाइज से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले एग्जाम्पल से चलते हैं। रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग शेप इन द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एम। तो अब ज़रा सा समझिएगा, पहले ये आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, इस तरीके से। तो इधर का ऑब्जेक्ट जो भी ट्राइंगल है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इधर बनेगी। मीन्स इस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के एक तरफ ऑब्जेक्ट होगा, दूसरी तरफ आपकी इमेज बनेगी। तो इस तरीके का रिफ्लेक्शन आपका क्या कहलाएगा? हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन कहलाएगा ना। ये फ्लिप हॉरिजेंटली फ्लिप हो रहा है। अच्छा, अब इसकी इमेज बनाएंगे कैसे, हम लोग ये समझते हैं। यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी सोल्यूशन दिया हुआ है, तो उस सोल्यूशन में क्या क्या इन्होंने किया है पहले वो समझ लेते हैं ना। अच्छा, इन्होंने देखिए क्या किया, पॉइंट ए, बी और सी को ज्वाइन कर दिया इस मिरर लाइन से, ऐसे ऐसे और ये किया ना, यहाँ तक ज्वाइन किया,
ये ज्वाइन किया और यहाँ तक ज्वाइन किया। जाहिर सी बात, अगर आप अपनी कॉपी पे बना रहे होंगे तब को आपको मेज़र करना होगा कि ये डिस्टेंस कितनी है। और अगर आप ग्राफ पेज पे बना रहे होंगे तो ग्राफ पेज पे तो लाइनिंग होती है, आप वहाँ से काउंट कर सकते हैं कि कितने ग्राफ की या कितने ब्लॉक की डिस्टेंस पर है, कितने डिवीज़न की डिस्टेंस पर है। तो अगर हम सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करें तो ये पॉइंट हमारा सबसे करीब है, तो इसकी इमेज जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट होगा। अगर ये सी है तो इसको सी डैश लिख दीजिए, वो बेटर है, याद रखना इजी होता है कि सी की इमेज सी डैश बन रही है। अब ये पॉइंट इतने डिस्टेंस पर है, आप इस पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये जितने डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पे यहाँ पर भी एक पॉइंट मार्क कर दिया, ए डैश, ए के लिए ए डैश सेम एज बी की डिस्टेंस, और जितनी इमेज ये है उतनी इमेज ये भी होनी चाहिए, इसको बी डैश मार्क कर दिया। अब क्या करना है हमको, ए बी सी डैश को ज्वाइन कर दीजिए, ए डैश बी डैश सी डैश, तो ये आपको ट्रायंगल इस तरीके से बन जाएगा। ये आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और ये आपकी उसका रिफ्लेक्टेड इमेज है, या सिर्फ इमेज कह सकते हैं, ये हो गया। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये आपकी वर्टिकल मिरर था, तो इसकी फ्लिप कैसा होगा, हॉरिजेंटल। अब सपोज़ ये मिरर है, वापस हमको पॉइंट की डिस्टेंस को पहले समझना है कि कौन सा पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है। ये सारे पॉइंट्स हैं, इन्होंने यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दिया। उसके बाद उतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पे नीचे पॉइंट इंडिकेट करेंगे और सारे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो हमारा जस्ट अपोजिट फिगर ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ हम लोग ग्राफ पेज पे करेंगे तो बेटर होगा, वहाँ पे समझना इजी होता है और काउंटिंग इजी होती है, मेज़र नहीं करना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक ग्राफ डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में समझते हैं। आप लोग भी ग्राफ पे बनाइएगा तो बेहतर है, आपके लिए भी बेहतर है, और अगर स्कूल में प्रोवाइड कराया जा सकता है तो बेस्ट है, अदरवाइज़ आपको कॉपी पे बनाना होगा। ये सपोज कर लीजिए ग्राफ पेपर है, ठीक है। अब ग्राफ पेपर पे जो ओरिजिनल डायग्राम था ये ऐसे था, ए बी सी डी ई एफ, ये इतना था फिगर ना, और ये आपका एम एज ए मिरर लाइन है, या लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। इधर का डायग्राम आपको फॉर करना है, बनाना है। तो सबसे पहला काम, पॉइंट ए कहाँ पर है, मिरर लाइन के ऊपर है, तो ए डैश कहाँ होगा, इसी लाइन के ऊपर होगा। अब देखिए पॉइंट बी कितने डिस्टेंस पर है, यहाँ से 1 2 डिस्टेंस पर है ना, 2 यूनिट 2 ब्लॉक के बाद, तो पॉइंट बी डैश कहाँ पर आएगा, ये भी 2 ब्लॉक के बाद आएगा। जितने डिस्टेंस पर ये उतनी डिस्टेंस पे ये, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है 1 2, सो 1 2 इसी लाइन में आ गई, यहाँ पे बी डैश इंडिकेट कर दिया। पॉइंट सी, सपोज यहाँ पर पॉइंट सी है, तो इसकी डिस्टेंस भी 2 है, तो इसी लाइन पे जाएंगे, सी डैश के लिए भी 2 डिस्टेंस। पॉइंट डी अगर यहाँ पर है तो 1 2 3 4, तो इसी तरीके से इधर 1 2 3 4 डिस्टेंस पे पॉइंट डी आ गए। अच्छा, अब इसको भूलिए, सिर्फ कॉर्नर की बात कर रहे हैं और कहीं नहीं। पॉइंट ई 1 2 1 2 ई डैश, एफ तो इसी लाइन के ऊपर है, तो एफ इसी पे कर दिया, छोड़ दिया। अब क्या, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश एफ डैश, सबको ज्वाइन कर दीजिए, आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल ये, और ऊपर का जो एग्जाम्पल नंबर 1 है ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 19 ए। अब इस एक्सरसाइज में देखिए क्या क्या आपसे कहा गया है और किस तरीके से रिफ्लेक्टेड इमेज हम लोगों को बनाना है वो समझते हैं। रिफ्लेक्ट द शेप गिवन बिलो इन द मिरर लाइन एंड ड्रॉ द इमेज। ये मिरर लाइन है, जो डॉटेड लाइन है मिरर लाइन है, इसकी एक इमेज यहाँ पर बनानी है। अगर ये मिरर लाइन है तो इमेज इधर की तरफ बनेगी, ये मिरर लाइन है तो इमेज इधर बनेगी, और इसी तरीके से इमेज इसकी भी यहाँ पर बनेगी। लास्ट को एक क्वेश्चन और है, तो हम ऐसा करते हैं कि इन फिगर को हम किसी पेज पे ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका एक रिफ्लेक्टेड इमेज फॉर्म करेंगे। क्लियर? पहले डायग्राम बना लेते हैं जो गिवन डायग्राम है। सपोज ये आपको फर्स्ट डायग्राम है ना, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। अब देखिए इसमें ये आपकी मिरर लाइन है, इस मिरर लाइन की वजह से पॉइंट ए एंड बी डैश की इमेज कहाँ पे बनेगी हमको ये समझना है। तो सबसे पहला काम, इस डिस्टेंस को हमको मेज़र करना है कि ये डिस्टेंस कितनी है, और जो भी लेंथ होगी उतनी लेंथ पर यहाँ पर एक पॉइंट हम मार्क कर लेंगे एज ए बी डैश, ये हो जाएगा ना। उसके बाद इसको मेज़र कर लीजिए आप स्केल से ड्रॉ करके कि कितनी लेंथ है, उतनी ही डिस्टेंस पे आपको यहाँ पर एक पॉइंट इंडिकेट करना है, ये हो गए।
ठीक है ना, ये क्या हो गया ए डैश। अब इस दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये पॉइंट लाइन ए बी की रिफ्लेक्टेड इमेज हो गई। आप चाहिए ये लाइन डॉटेड लाइन बना दीजिए, अदरवाइज नहीं बनाइएगा तो भी कोई हर्ज नहीं है। क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो गया। ये आपका ओरिजिनल लाइन थी और ये उसकी इमेज हो गया, ये रिफ्लेक्टेड लाइन है। अब देखिए एक सेकेंड पार्ट में इस तरीके का डायग्राम दिया गया है, ये आपकी मिरर लाइन है। अब आपसे कहा गया है इसका इमेज फॉर्मेशन करिए या रिफ्लेक्टेड लाइन फिगर को ड्रॉ करिए। तो सबसे पहला काम ये समझिएगा कि पॉइंट ए और सी ये दोनों लाइन के ऊपर हैं, तो ये तो कहीं नहीं जाएंगे, जो लाइन के ऊपर है वो लाइन के ऊपर ही मिलना है, यानी कि ए डैश और सी डैश। बची बात बी की, तो बी की डिस्टेंस कितनी है, उतनी डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट हमको मिलेगा एज ए बी डैश। ठीक, तो अब ए डैश क्लियर है, बी डैश क्लियर है, सी डैश क्लियर है, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये आपकी इमेज बन गई ऐसे। सॉरी, बस हो गया, ये इतना काम करना है आपको। अगर इसको हम ग्राफ कॉपी पे करते तो वो कैसे बनता, आइए कुछ जो बचे हुए पार्ट हैं उसको ग्राफ पे भी करके एक बार चेक कर लेते हैं कि ग्राफ पे कैसे वर्क होगा। ओके, अब देखिएगा ये इस तरीके का एक डायग्राम दिया गया है आपका बुक में। थर्ड पार्ट है के एल एम एन, ये पॉइंट के हो गया, के एल एम एन, ये लाइन है आपकी ना ऐसे। इस लाइन की हमको इमेज लाइन का फॉर्मेशन करना है, इमेज लाइन बनाना है। तो सबसे पहला काम, अगर हम सारे ब्लॉक को काउंट कर लें तो हमको ये मालूम हो जाएगा कि पॉइंट के तो मिरर के ऊपर है ना, ये मिरर लाइन है आपकी, ये जो गई है, और पॉइंट एल भी मिरर के ऊपर है, तो इनके जो इमेज बनेगी मीन्स के डैश एंड एल एन डैश, तो वो तो मिरर के ऊपर होना है। बचा दो पॉइंट आपके पास एल एंड एम, इसकी इमेज कितनी पोजीशन पे बनेगी पहले ये समझते हैं। अब अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट करें तो टोटल 15 ब्लॉक आएंगे, 15 लाइन आएगी। देखिए ये 10 हो गए, उसके बाद 5 लाइन और हो गई। इसी तरीके से ये 10 हो गए और ये 15th वाली पोजीशन है, आप काउंटिंग करिएगा तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरीके से ये 10 हो गए और ये 5th वाली पोजीशन है, यहाँ पे 10 एंड 5, ये 15th हो गए। तो जितनी पोजीशन पे ये था उतने डिस्टेंस पे ये भी आना चाहिए था, तो ये क्या हो गया आपका एल डैश एंड एम डैश। बस हम इसको ज्वाइन कर दें तो हमको इसी ऑब्जेक्ट की एक इमेज मिल जाएगी, ये काम आपका हो गया। तो बस ये ग्राफ पे करना इजी है क्योंकि ग्राफ पे आपको पोजीशन एग्जैक्ट मालूम हो जाएगी। आइए एक पार्ट और है वो भी देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट। अब ध्यान दीजिएगा ये आपका फोर्थ पार्ट है, ये एक लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हो गई और ये एक आपका डायग्राम है जिसके वर्टिसेस पी क्यू आर एंड एस है। सबसे पहला काम हमको कॉर्नर पॉइंट को रिप्रेजेंट करना, उसके बाद ज्वाइन कर देंगे तो एक डायग्राम हमारा बन जाएगा। बट पॉइंट पी एंड टी तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर है, इसी लाइन के ऊपर है, तो इनको कहीं नहीं जाना है। पॉइंट पी डैश यहाँ पर मिलेगा, पॉइंट टी डैश आपको इसी जगह पे मिल जाएगा। बची बात पॉइंट क्यू की, तो अब पॉइंट क्यू कितने डिस्टेंस पर है पहले ये मेज़र कर लें। देखिए ये 10 एंड 10 डिवीज़न मीन्स 10 लाइनिंग, तो ये 10 हो गए प्लस 10 20, सेम एज ईयर 10 20, तो यहाँ पर क्या मिलेगा पॉइंट क्यू डैश, ये हो गए। इसी तरीके से पॉइंट एस 10 10 20, सेम एज ईयर 10 एंड 10, ये हो गए पॉइंट एस डैश ना। जितनी पोजीशन पे ये पॉइंट होगा इसकी इमेज भी उतनी ही पोजीशन पे मिलनी है। बची बात पॉइंट आर की, पॉइंट आर वाली लाइन ये है, मतलब यहाँ पर कहीं इमेज बनेगी, कितने डिस्टेंस पे बनेगी 10 20 30, सेम एज ईयर 10 20 30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर डैश। क्लियर। अब अगर सारे पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें तो हमारी एक इमेज बन जाएगी। बट ध्यान दीजिएगा कि किस पॉइंट को किससे ज्वाइन करना ये आपको समझना है, ऐसा ना हो कि गलत ज्वाइन कर दीजिए। तो ये इमेज हमारी बन गई इसके इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के। क्लियर। तो ये आपका एक काम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो ग्राफ कॉपी अगर आपको प्रोवाइड, ग्राफ पेज आपको स्कूल में प्रोवाइड करा दिया जाए तो वो बेस्ट है, अदरवाइज आप अपनी कॉपी पे भी इसी तरीके से इसको सॉल्व करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, which letter in the alphabet can be horizontally reflected and still look the same
विच लेटर कैन बी वर्टिकली रिफ्लेक्टेड एंड स्टिल लुक द सेम। अब आपसे बोला गया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर ऐसे हैं जो हॉरिजेंटल चेंज होते हैं और बिल्कुल वैसे दिखते हैं जैसे कि वो रहते हैं, और कितने ऐसे हैं जो वर्टिकली फ्लिप होते हैं, वर्टिकली रिफ्लेक्टेड होने के बाद भी अपनी ओरिजिनल शेप में ही रहते हैं, उनका कोई रिफ्लेक्शन में ऑर्डर नहीं चेंज होता, मतलब लेफ़्ट राइट या उल्टा सीधा नहीं होता। आइए कुछ फिगर को हम पहले डिस्कस कर लें, उसके बाद आते हैं कौन कौन से डायग्राम है। डायग्राम क्या, अल्फ़ाबेट है। तो सबसे पहला काम, तो जैसे एक लेटर है हमारे पास ओ। अब इस लेटर को आप सपोज़ ये लेटर है, इसको अगर हम हॉरिजेंटल इसका रिफ्लेक्शन करें तो ओ का शेप ओ ही मिलेगा ना। इसी तरीके से एक लेटर एम है तो इसका शेप हमको एम मिलना है। सेम एज एक अल्फ़ाबेट डब्लू, तो डब्लू की इमेज डब्लू मिलेगी। ए, तो ए की इमेज ए मिलेगी। आई की इमेज आई मिलेगी। तो इस तरीके के जो लेटर हैं इनका हॉरिजेंटल फ्लिप होने पर, हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन होने पर कोई चेंज नहीं होता, वो बिल्कुल देखने में अभी भी वैसे ही लग रहे हैं जैसे कि वो पहले थे। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि कितने अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन पे सेम होते हैं, फिर कितने ऐसे हैं जो वर्टिकल रिफ्लेक्शन पे सेम रहते हैं। पहले हम लोग हॉरिजेंटली रिफ्लेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से लेटर हॉरिजेंटली रिफ्लेक्शन में सेम रहते हैं। तो आइए पहले हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन के लिए एक लाइन ड्रा कर लें। आपको ये लाइन ड्रा नहीं करना है, सिर्फ समझा रहा हूँ। आप अगर ड्रा करना चाहिएगा तो बेस्ट है, बट नहीं अगर आप ड्रा करेंगे खाली आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं तो भी चल जाएगा। हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन होने का मतलब है जैसे इससे पहले बनाया था MOWAI, बिल्कुल उसी तरीके से कौन कौन से लेटर हैं अब आइए देखते हैं। ए हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन होने पर क्या बनेगा, ए ही मिलेगा। एच, ये भी एच मिलेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरीके से आई, इसका भी शेप नहीं चेंज होता, हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन में बिल्कुल एक जैसे होंगे। एम, इसका शेप भी नहीं चेंज होता, ये भी हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और इसका शेप सेम होगा। ओ होगा। टी का टी होगा। यू शेप में आएगा ना। अच्छा, और क्या होते हैं, वी का वी मिलेगा। डब्लू का हॉरिजेंटल फ्लिप होने पर कोई चेंज नहीं होता, डब्लू मिलेगा। एक्स का एक्स मिलेगा एंड वाई का वाई मिलेगा। ये इतने आपके हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन में ये अल्फ़ाबेट बिल्कुल सेम मिलेंगे। मीन्स आप चाहे इसको पढ़िए चाहे इसको पढ़िए, वो बिल्कुल देखने में एक जैसे दिखेंगे आपको। ठीक, तो रिफ्लेक्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरीके से वर्टिकली रिफ्लेक्शन में कौन कौन से आते हैं आइए वो भी समझ लेते हैं। अब देखिए वर्टिकली रिफ्लेक्शन तब होगा जबकि आपकी मिरर लाइन इस तरीके से हो, तो ऊपर जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज नीचे की तरफ बनेगी, या नीचे जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज ऊपर की तरफ बनेगी, और उनको पढ़ना बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे हम उसको पढ़ रहे हैं, ताकि हमको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कौन कौन से लेटर हैं ऐसे वो समझ लेते हैं। जैसे बी, तो अगर बी की इमेज उल्टी कर दी जाए तो वो भी इस तरीके की होगी, ये फ्लिप हो गया ना। जैसे ये है, इसका फ्लिप होके ये पलट जाए, ऐसे आ जाए, तो यहाँ पे तो उल्टा हो जा रहा है, बट अगर बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा है तो वो आपका सेम रहेगा। इसी तरीके से सी, ये भी सी होगा। डी होगा। आई होगा। ई का ई ही मिलता है, कोई चेंज नहीं आएगा। एच मिलेगा। के, इसका के मिलेगा। ओ मिलेगा। एक्स मिलेगा, कोई चेंज नहीं आता। तो ये इतने लेटर ऐसे हैं जिनका वर्टिकली रिफ्लेक्शन होने पर कोई चेंज नहीं होता, वो सेम होते हैं। बाकी और कोई लेटर होगा तो उनका चेंज हो जाएगा। जैसे कुछ लेटर हम लिख के दिखाते हैं, जैसे क्या होता है, सपोज़ हमने ए को लिया होता तो इसका वर्टिकल रिफ्लेक्शन ऐसे होता, तो अब ये मैटर आपका पलट गया। ये इन्होंने बोला था कि कौन कौन से ऐसे हैं जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिफ्लेक्शन पे बिल्कुल उसी तरीके से रहते हैं जैसे कि वो ओरिजिनल हैं। तो ये वर्टिकल रिफ्लेक्शन के हो गए, इससे पहले जो बताया था वो हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन के हो गए। अब देखिए जैसे हमारे पास बी था, तो बी का अगर हम हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन करते तो देखिए क्या, बी ऐसे है ना, इसका हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन कैसे बनता, ऐसे, तो ये उलट गया। तो ये बात नहीं पूछी गई है, सिर्फ वो लेटर बताइए जो हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन में नहीं बदलते हैं और जो
वर्टिकल रिफ्लेक्शन में नहीं बदलते हैं। तो सिर्फ इतने लेटर ऐसे हैं जो हॉरिजेंटल में अलग अलग नहीं बदल रहे हैं और वर्टिकल में ये इतने लेटर नहीं बदल रहे हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब ए हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्ड मॉम। इसका हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन कैसे होगा पहले ये समझ लेते हैं। MOM है ना, ऐसे है, तो ये आपकी डॉटेड लाइन होगी। हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन में पहले इसका इमेज यहाँ पर बनेगा, इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी और इस M की इमेज यहाँ पर बनेगी। मीन्स हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन होने के बाद भी ये लेटर बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि इससे पहले दिया गया था। उसके बाद ये कह रहे हैं, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वर्ड दैट वुड हैव द सिमिलर हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन। कोई और ऐसे वर्ड बता सकता है जिनका सिमिलर हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन हो। आपकी बुक में दिया गया है, एक हम लिख सकते हैं वाओ, WOW। इसका रिफ्लेक्शन भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा। SW का हो गया, फिर O का होगा और लास्ट में ये वाले W का होगा। इसी तरीके से इन्होंने लिखा है HAH, हा करके, तो इस H का रिफ्लेक्शन H मिलेगा, A का रिफ्लेक्शन A मिलेगा एंड इस H का रिफ्लेक्शन H मिलेगा। तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, बिल्कुल उसी तरीके का है। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 19A completed. In next video we will discuss about 19B. Thank you.